शुक्रिया आप लोगों का। असीमा जी अपने पिता की याद में पिछले 12 साल से कार्यक्रम करती हैं। ये 12वीं व्याख्यान माला है और आज हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं हरि मृदुल जी, जो जाने माने कथाकार, कवि और पत्रकार हैं, और साथ में शैलेंद्र गौर वाकिफ हैं। तो आजकल आपने देखा कि पहले 5 दिनों का टेस्ट मैच होता था, सबके पास फुर्सत होती थी, आराम से लोग देखते थे बैठ करके। लेकिन अब वो मैच जो है 2020 का हो गया है, एक दिन में निपटारा हो जाता है सीमित समय में। तो देखने वालों को भी आनंद आता है, खेलने वालों को भी। तो पहले साहित्य के या इस तरह के कार्यक्रम 4 घंटे के होते थे, और आजकल हम लोग कोशिशें करते हैं कि 1.5 घंटे में समाप्त हो जाए, ताकि आप समय से अपने घर जाएं। कैसे स्वागत करूं? कहने को लगता है कि ये पुण्यतिथि है, मेरे पिता की पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनको खोया था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज के दिन को ऐसे मनाती हूँ जैसे मेरे पिता की शादी है। और उसमें जब आप लोग जैसे लोग आ जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, रवि है, सीमा आ गई है, ऋचा जी, प्रसन्ना सर को मैं क्या बोलूं, उनका हमारा बहुत पुराना एनएससी से पहले का रिश्ता है, और उनका जो काम है रंग जगत में, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। और जो लोग एक्टर नहीं है वो भी इनसे मिलके एक्टिंग के टिप्स मांगते हैं। तो जूली जी आ गई है जो माउंटेनियर है, ये बहुत बड़ी मतलब हमारे हिंदुस्तान की एक गर्व है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये कार्यक्रम असर आ गया, कल मोड़क बद्री बैठे हुए पीछे फिल्म मेकर हैं, तो महेंद्र है जो कि हमारे एनएसटी बनारस से। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं मेरे अंदर जो अभी जो कुछ भी चल रहा है शब्दों में आ ही नहीं सकता। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी भावुक हूँ, और ये कार्यक्रम इसीलिए हो पाता है कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, नहीं तो मुश्किल था। असीमा जी के पिता, जिन्हें हम सब क्रांतिकारी सुरेश भट्ट के नाम से जानते हैं, सच्चे अर्थों में जन नेता थे। जिंदगी भर उन्होंने शोषितों और पीड़ितों के लिए संघर्ष किया, उनकी लड़ाई लड़ी। वह किसी एक खास पार्टी या किसी एक दल के नेता नहीं थे। जहाँ जहाँ भी उनको दिखता था कि अन्याय हो रहा है, वो वहाँ पहुँच जाते थे, और ऐसे क्रांतिकारी थे कि बिन बुलाए पहुँच जाते थे। अगर उनको लगा कि कहीं कलकत्ता में मजदूरों का मोर्चा निकल रहा है अपनी हक की लड़ाई के लिए, या दिल्ली में कोई मोर्चा निकल रहा है, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अपना बस कंधे पे एक थैला लटकाते थे और ट्रेन पकड़ करके वहाँ पहुँच जाते थे। उनके साथ फिर उनकी लड़ाई में शरीक हो जाते थे। तो इसलिए सच्चे अर्थों में उन्हें लोग एक जन नेता मानते हैं। और कई ऐसे राजनीतिक हैं जो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और एक बात लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक रूप से भी कही थी कि मैं उनसे बहुत प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो घर वालों ने उन्हें सुधारने के लिए सरस्वती देवी से उनकी शादी करवा दी। लेकिन शादी होने के बाद भी वो जैसे थे वैसे ही बने रहे, क्रांति धर्मी इंसान के रूप में विभिन्न आंदोलनों में हिस्सेदारी करते रहे। और शादी के 15वें साल में एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने क्रांति रखा, और आज जिन्हें हम असीमा भट्ट नाम से जानते हैं। तो ये एक बेटी का अपने पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका है कि अपने जो है आप जैसे जो घर परिवार के मित्र हैं, अपने आसपास के शुभचिंतक हैं, उनकी मौजूदगी में क्रांतिकारी सूरज भट्ट को याद किया जाए। तो इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे सामने मौजूद हैं।
और मैं भाई हरदीप मृदुल जी नवभारत टाइम्स के साथ संपादक भी हैं और इनकी ड्यूटी शाम को शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं हरीश मृदुल जी से ही निवेदन करूंगा कि वो माइक पाएं और अपनी बात कहें। आइए। हर साल बुलाया जाता था लेकिन मैं आ नहीं पाता था, कुछ इसी वजह से कुछ ऐसा दिन होता था। लेकिन आज मैं जिद के कारण और असीमा जी के जिद के कारण यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे वाकई बहुत ही खुशी हो रही है। कॉमरेड भट्ट, बहुत आश्चर्य होता है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं क्या, जो कि इतने संपन्न थे अपने दौर में, जिनका अपना सिनेमा हॉल था, जिनके पास अपनी बहुत ही धनाढ़ कृषक थे वो, और जो खानदानी जिनका पेशा वैद्य का था, कविराज कहलाते थे, उन्हें वैद्य को कविराज भी कहा जाता था। मतलब इतने समृद्ध व्यक्ति, उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए और दलित, शोषित, वंचितों के अधिकार के लिए पूरा जीवन लगा दिया। जैसा अभी बताया कि असीमा जी में जो जीवट है वो असीमा में जीवट वहीं से आया है, उन्होंने भी उस जीवट को देखा है और आत्मसात किया है। जैसा अभी बताया कि 14 साल, शादी के 14 साल बाद असीमा पैदा हुई, तो पैदा होने के साथ से ही असीमा जी का भी संघर्ष शुरू हो चुका था। तो कितना बड़ा निकष हो, कितना बड़ा एक मानदंड हो कि हम उनको सामने रखे, आज के युवाओं को या आज के दौर को हम बोलें कि हम किस रास्ते बढ़ रहे हैं। हम तमाम प्रगति के बावजूद क्या मानवता की सेवा के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं क्या? सचमुच हमारे अंदर कितना ऐसा उद्दोलन है कि हम वंचितों, शोषितों के लिए हम कुछ करें। हम आज के युवा, पूरी दुनिया में भारतीय युवा छाए हुए हैं, ये हम आप सबको पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किस कीमत पर बढ़ रहे हैं? निसंदेह पूरी दुनिया में भारत का डंका उन्होंने पीटा है और ध्वजा उन्नत की है। लेकिन ये भी है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ साथ वो बढ़ रहे हैं। और जो कॉमरेड सुरेश भट्ट की जो हमें जो गाइडलाइंस दी थी, हमें जो शिक्षा दी थी, क्या उस दिशा में थोड़ा भी हम उनके साथ हैं क्या? उनके जैसा भी धरती पर पैदा नहीं हो सकता है एक सच्चा और निडर कॉमरेड। महाश्वेता देवी जी का ये कहना, और उस समय के जो काजी नजरुल इस्लाम इतने बड़े पोइट थे, या शक्ति चट्टोपाध्याय उनके मित्र थे सुरेश भट्ट जी के, क्या आज के युवाओं का कला और कला के इतर विधाओं से कोई संबंध बचा है? हम किस तरह से आज के युवाओं को हम मापें, किस तरह से, क्या जो प्रगति है, जो भौतिक प्रगति से ही हम वास्तविक प्रगति को आकलन करें? हमें इस बात पर विचार करना है कि वास्तव में हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता में रह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। वाह वाह। ये सुरेश भट्ट जी के लिए है ये पंक्तियाँ। वैसे तो उन्होंने तमाम जन समुदाय को संबोधित करके, कभी तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए कहता है, कई बार वो कुछ व्यक्तित्व पर वो पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। सुरेश भट्ट जी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के आईने में ही अगर हम आज के दौर को देखें, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सार्थकता होगी और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भी यही होगी। और हमारा मानदंड, हमारा मापदंड, हम किस तरह से आज के दौर को देखें। उनकी एक कृति है मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो कि असीमा जी ने ही जिसको एडिट किया है। मैं 2 लाइन, मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन इच्छा हो रही कि मैं गुनगुनाऊं आपके सामने कबीर करे। मन लागो मेरो यार फकीरी में,
मन लगो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा सबकी सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नाई अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। ये मैंने इसलिए गुनगुनाया है, सुरेश भट्ट इसी के पर्याय थे, इसी को ही उन्होंने जीवन भर आदर्श माना, और इसी को ही अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें भी यही आदर्श मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पुस्तक है अपने पिताजी पर यानी क्रांतिकारी सुरेश भट्ट पर असीमा जी ने संपादित की है, और इसमें हमारे देश के कई नामचीन लोगों को ये लेख शामिल हैं, संस्मरण शामिल हैं। अभिनेता शैलेंद्र गौड़ जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उस पुस्तक का एक अंश वो आप तक पहुँचाएंगे। आदरणीय सुरेश भट्ट जी को शत शत नमन। असीमा भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ उपस्थिति दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये पुस्तक पढ़ते हुए मुझे एक लेख बहुत ही अच्छा लगा, वो सब आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कैलाश सत्यार्थी जी का लेख है, एक क्रांतिकारी फकीर। कई साल से मैं अपने उस पुराने साथी को तलाश कर रहा था। जब भी पटना गया मैंने कई मित्रों से सुरेश जी के बारे में पूछा, किसी से भी जानकारी नहीं मिली। शायद मैंने ही उन्हें ढूंढने की पूरी और ईमानदार कोशिश नहीं की। कुछ दिनों पहले भट्ट जी की बेटी क्रांति ने ही मुझे ढूंढ निकाला, लेकिन बहुत दुखद खबर के साथ। भट्ट जी की मौत का समाचार बहुत कष्टकारी था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वेदनापूर्ण खबर यह थी कि पिछले 7 सालों से वो दिल्ली के ही किसी वृद्धाश्रम में सुबुद्ध होकर जिंदगी व मौत से संघर्ष कर रहे थे। बिहार, जो उनकी जन्म और कर्म भूमि रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह मालूम भी ना होना मेरे लिए भी एक अपराध बोध का एहसास देता है। भट्ट जी जयप्रकाश जी के आंदोलन में शामिल थे। किसानों, भूमिहीनों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं के साथ हर संघर्ष में सुरेश जी का चेहरा आसानी से देखा जा सकता था। पिछले कई वर्षों से जेपी आंदोलन की फसल काटते हुए सत्तासीन राजनेता अपने राज्य में उनकी दवा दारू तक नहीं करा सके, ये सब सोचकर कष्ट होता है। भट्ट जी से मेरी पहली मुलाकात 1981 में यानी 36 साल पहले दिल्ली में हुई। वे मुझसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े होंगे, लेकिन शुरू से ही एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लगभग 5 फीट लंबाई और 40-45 किलो वजन की उनकी कदकाठी एकदम फाकिराना थी। बेतरतीब दाढ़ी, सिर पर थोड़े बहुत बिखरे हुए बाल, अक्सर फटे पुराने कपड़ों और टूटी फूटी चप्पलों, बेहद गहरी और तीखी आंखें, अधिकारपूर्ण और कड़कदार आवाज, हर विषय की जानकारी, बेहद अच्छी याददाश्त, अनगिनत लोगों के बारे में सूचनाएं, देश के हर आंदोलन पर पैनी नजर, सूक्ष्म विश्लेषण, अनंत ऊर्जा से भरे हुए रहने वाले सुरेश जी के अजूबे व्यक्तित्व के आयाम थे। उनका अंदाज निहायत फकीराना या यूं कहे कि कबीराना था, जिनकी पहली शर्त यह थी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आत्मों चले हमारे साथ। कई लोग
उनकी जुबान को कड़वा कह सकते हैं, परंतु शायद यही भट्ट जी की ताकत थी। कभी भी, कहीं भी, किसी की भी तीखी आलोचना के बावजूद मैंने उनके मन में किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष, घृणा या ईर्ष्या का भाव नहीं देखा। स्वार्थ तो शायद उन्हें छू भी नहीं पाया था। 80 के दशक में भी बहुत बार कई महीना हमारे साथ ठहरते। ये वो दौर था जब बंधुआ और बाल मजदूरों के खिलाफ इस व्यापक जन आंदोलन पर खड़े रहने का प्रयास कर रहे थे। ईंट के भी और पत्थर खदानों के मजदूरों की यूनियनें बन चुकी थी। इस प्रक्रिया में भी मेरे साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि प्रांतों में कई बार गए। 1993 में बिहार से दिल्ली और 1994 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक की बाल श्रम विरोधी यात्राओं में वे हमारे साथ शामिल हुए। भट्ट जी बड़े फुर्तीले थे। पलक झपकते ही वो कार की बोनट पर या बस की छत पर माइक लेकर भाषण देना शुरू कर देते थे। उनकी आवाज में ईमानदारी के साथ साथ जुल्म के खिलाफ धधकती हुई आग निकलती थी। वे नारों या भाषणबाजी के खिलाफ वामपंथी या समाजवादी नहीं थे, बल्कि उनके चरित्र में कहीं गहरे ये सब कुछ रचा बसा था। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जब भी अपनी पूरी तरह टूट गई हुई चप्पल लिए मेरे ऑफिस पहुंचे या कभी कभी फटा कुर्ता, गंजी या पजामा पहने हुए घर आ धमके बिना किसी लाग लपेट के मेरी पत्नी से बोल देते थे, सुमेधा जी मुझे आज कुर्ता या चप्पल मंगवा कर दो। एक बार मैंने उन्हें 2 जोड़ी कपड़े लाकर दे दिए। भट्ट जी नाराज हो गए, मुझ पर भी व्यंग करने लगे। बोले, कैलाश भाई 2-4 जोड़ी कुर्ते पजामे तो तुम जैसे समाजवादी कार्यकर्ताओं को ही मुबारक हो, मेरे लिए तो एक ही काफी है। और वो एक कुर्ता पजामा वापस फेंक कर चले गए। दिल्ली में वो समाजवादी विचारक स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी और उनकी पत्नी मंजू बहन से मिलने जरूर जाते थे। उनकी जेब में अक्सर 1 या 2 फटी पुरानी छोटी छोटी डायरियां, अखबार की किसी खास खबर की कतरन और किसी रैली, धरना या प्रदर्शन के लिखते पुराने पर्चे रहा करते थे। उन्हीं में लपेटकर वो 10-20 रुपए भी रखा करते थे। कभी कभी 150-20 सुरेंद्र मोहन जी के यहाँ जाने या गांधी शांति प्रतिष्ठान जाने के लिए 20-30 रुपए वे मुझसे मांग लेते थे, इससे ज्यादा कभी नहीं। अगर थोड़े बहुत देने की कोशिश भी की तो मना कर देते थे। मुझे कभी याद नहीं आता कि वे तिपहिए ऑटो रिक्शा से चलकर हमारे घर पहुंचे हों या कभी उन्होंने ऑटो रिक्शा का किराया मांगा हो। वे बस से ही सवारी किया करते थे। भूखे होने पर सड़क के किसी ठेले पर दाल भात लेकर मजे से खाते थे। अक्सर उनके पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, किंतु ऐसा नहीं कि उन्हें इस बाबत कोई संकोच हो। एक फकीर को भला कैसा संकोच, जो बैठते ही कह दिया करते थे, बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ मंगाओ भाई। 90 के दशक की शुरुआती वर्षों में ही वो दिल्ली में आकर हमारे यहाँ ठहरा करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता, भले वो किसी विचारधारा का क्यों ना हो, पर दमन अथवा पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ शिकायतों की गुहार लेकर दिल्ली आते थे। उनके अपने सैद्धांतिक विश्लेषण हुआ करते थे। असहमति होने पर हमारे मुंह पर खड़ी खोटी सुनाने में भी कोई कसर नहीं रखते थे। लेकिन मैं हमेशा सोचता था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कई बार वे खुद उकसाकर किसी विषय पर गर्मा गर्म बहस किया करते थे, फिर अट्ठास करके मजे भी लेते थे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि भट्ट जी की निश्चलता और हमारे प्रति सद्भावना व प्यार बहुत गहरा था। कोर्ट कचहरी तो दूर की बात, इसका जिक्र तक किसी से नहीं करते थे। इन अर्थों में वे ग्रस्त सन्यासी से कम नहीं थे। मैं ये भी जानता था कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत त्रासदीपूर्ण रहा था, किंतु अपनी वेदना को हंसकर टाल देने की या अपने आंसुओं को पी जाने की अद्भुत क्षमता उनके अंदर थी। उनकी बेटी क्रांति यानी हमारी असीमा भट्ट जी जब दिल्ली में मीडिया या सिनेमा थिएटर का कोई कोर्स करने आई, तब वो उनकी पढ़ाई के खर्चों के बारे में चिंतित थे, लेकिन गर्व और आशा से भी भरे हुए थे। मैं अपनी बेटी के प्रति उनकी इस आशा और गर्व को सलाम करता हूँ। किसी बेटी ने न केवल उनके जीवन के अंतिम वर्षों में सेवा की, बल्कि उनकी स्मृतियों को पुस्तकाकार करने के प्रयास में जुटी हैं। धन्यवाद। तो ये जो कुछ अंश पुस्तक से आपके सामने पेश किया गया है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा
कि क्रांतिकारी सुरेश भट्ट की गतिविधियाँ क्या थी, उनका व्यक्तित्व क्या था और कैसे वो लोगों से एकदम दिल खोल कर मिलते जुलते थे। और मुख्य काम उनका वही था, यही जुनून, यही ये ख्वाब मेरा है, वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। शुक्रिया। तो हमेशा उन्होंने अंधेरे में चिराग जलाने का काम किया। उस पर पूर्णा जी हमारे आज के दौर के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत प्रतिष्ठित समालोचक हैं और मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्णा जी, आपसे अपनी बात करें। मुझे विषय दिया गया था आज का समय और हमारे युवा, और जब मैं यहाँ उतरा तो ढेर सारे युवा इस गली से दूसरी गली के प्रस्थान कर रहे थे। ये सारे युवा अपने सपने लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। 1% के पूरे होंगे, 99% वापस अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगे, क्योंकि शहर में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे युवाओं को अकोमोडेट किया जा सके। जिन युवाओं के साथ मैं रहता हूँ उसमें से ज़्यादातर युवा 25 साल की उम्र के बाद बूढ़े होने लगते हैं और उन्हें नौकरी की, भविष्य की, घर परिवार की चिंता सताने लगती है। 10वीं पास करते करते वे पूरी तरह से दुनियादारी में झुक जाते हैं। अब तो कुछ माँ बाप ने 5 साल की उम्र में ही तय कर रखा है कि बच्चा क्या बनेगा और उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें उसका बचपन भी खत्म हो जाता है, जवानी तो कभी आती ही नहीं। तो ऐसे सारे युवाओं के माहौल में आज हम लोग सतयुग में रह रहे हैं। सूरज भट्ट जी कलयुग के आदमी हैं, जहाँ श्रम करना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, त्याग करना पड़ता था। हम लोग ऐसे युग में हैं जहाँ पर एक मसीहा है और जो सारी समस्याओं का समाधान कर देता है चुटकी बजाते ही। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में रह रहे हैं। उसका अनुभव आपको, आपका जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो आपके अलग अलग गैजेट्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, जिस तरह की मूर्खतापूर्ण बुद्धिमानी आपके सामने पेश की जाती हैं, उन सबसे आपको लगता ही होगा कि आप एक गलत समय में आ चुके हैं। सारी पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने और उससे रोटी कमाने के काम आ सकती है। पढ़ाई मनुष्य बनाती है, ये पुराने ज़माने की बातें थी। अब तो मनुष्य की आवश्यकता भी हमारे देश को नहीं है, हमें वोटर चाहिए और अभी इलेक्शन होने वाला है। तो और जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटर आईडी है, वो इस देश का नागरिक है, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं हमारे देश को। तो ये ऐसा माहौल है जिसमें हम पा रहे हैं कि हमारा युवा के भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं चावलों की तरह। एक युवा जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है, वो तो दुनिया के सारे सुख साधन जन्म से लेकर मरने तक अगर पूरी उम्र कर पाया तो वो उसे कुछ करना ही नहीं होता है। उसे सिर्फ अपने बाप के पैसे खर्च करने होते हैं या जो प्रॉपर्टी मिली हुई है उसका इस्तेमाल करना होता है। ऐसे युवा भी हमारे देश में हैं। बहुत सारे युवा करियर ओरिएंटेड हैं, जिनको अच्छी नौकरी चाहिए, और अच्छी नौकरी का मतलब होता है, अच्छी नौकरी का मतलब ही नहीं कि जिससे समाज का अच्छा हो। अच्छी नौकरी मतलब जिसमें तनख्वाह अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह हो। अगर अमेरिका और यूरोप में भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है यहाँ से वहाँ जाने में। तो एक वो है जिसके पीछे थोड़ा सा पूंजी, थोड़ी सी सत्ता लगी हुई है और जो समर्थ हैं वो उस में जा रहे हैं। यहाँ पर एक और बात मैं करता चलूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से सड़ चुका है। अब एजुकेशन में कुछ सालों के बाद जिसके पास पैसे होंगे उसका बेटा पढ़ेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो नहीं पढ़ेगा। फिर वो दुनिया भर की छोटी मोटी नौकरियाँ जो हमारे समाज में कर रखी वो करेगा, या फिर गुंडागर्दी करेगा या क्राइम करेगा, और फिर आप कहेंगे कि देश में बहुत अपराध बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो एक भूल वाला है। दूसरा ये है जो राजनेता पाल रहे हैं बहुत सारे युवाओं को, कभी धर्म के नाम पर, कभी वो जो अभी देवघर में चला ना, वो शंकर भगवान को पानी चढ़ाने वाला क्या एक इवेंट चलता है हमारे देश में, हाँ, कांवड़ वाला। तो वो ये ऐसे ढेर सारे इवेंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ गणपति है, वहाँ पर कांवड़ है, कहीं कुछ और है। तो ये सारे इवेंट्स पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, और जहाँ ये सारे युवा इस्तेमाल किए जाते हैं एक खास विचारधारा के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए, गुंडागर्दी फैलाने के लिए, और एक बड़ा सा ड्रग्स का उसके पीछे रैकेट भी काम करता रहता है। और मैंने बहुत सारे युवाओं को कांवड़ में देखा कि फ्री में उनको गाजा चरण हंस मिल जाता है, अय्याशी करते हुए वो, जिनका शंकर से कोई लेना देना नहीं, पार्वती से कोई लेना देना नहीं, गणेश से कोई लेना देना नहीं, इन सबकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है।
ये कल के कल मर जाए तो देश को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, परिवार को थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ ही। तो ये ऐसी बड़ी सी फौज, हम युवा जो होता है वो तो देश का निर्माण करने वाला होता है, हम तो देश का सत्यानाश करने वाले युवा बनाते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी तादाद तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, भीड़ में, प्लेटफॉर्म पर अलग अलग। तो ये सारा है। मुझे लगता है कि अगर सूरज भट्ट जी होते तो वृद्धाश्रम के बजाय पागल खाने में होते, अगर इस माहौल को देख रहे होते इन युवाओं को। और निराशा तो बहुत सारी है, पर बहुत कुछ लोग हैं जो ये लगातार युवाओं को साथ लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो पिछले 40 साल से युवाओं के कैंप कर रहे हैं, हर साल 2 कैंप करते हैं, हर साल 50-60 युवाओं के साथ रहते हैं। अब जाकर 40 साल के बाद उन्हें लगा कि मैंने 40 साल तक सिर्फ घास खो दी है, किसी युवा का कोई फायदा नहीं हुआ, उनके विचार जरा भी नहीं बदले हैं। अभी मैं एक कैंप से आया तो बच्चों ने कहा कि पिकनिक अच्छी हो गई, क्योंकि ताजमहल पास में था, तो आगरा में लेकर गए तो वहाँ कोई विकास नहीं हुआ मानसिक रूप से। उसकी वजह ये कि जब आपका समाज मानसिक रूप से विकसित होना ही नहीं चाह रहा है, जब बाप विकसित नहीं हो रहा तो बेटा विकसित कैसे होगा, जब टीचर विकसित नहीं हो रहा तो विद्यार्थी विकसित कैसे होगा। और अभी विकास के हमारे मानदंड ही बदल गए हैं। अब विकास होता है कि टीचर की सैलरी कितनी बढ़ी है, उसका प्रमोशन कितना हुआ है, वो ग्रेड कितना पा रहा है, वो उसी में लगा हुआ है। उसको ये नहीं है कि मेरा विद्यार्थी कुछ पा रहा है या नहीं। तो ये कैसे माहौल में हम लोग सारे के सारे लोग हैं। जैसे होता है ना ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बिल्कुल वैसा ही है। तो दुनिया भर से हम कर्ज ले रहे हैं, और ढेर सारे मेट्रोज और फ्लाईओवर और ये सारे जो विकास आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दरअसल 30% के टेंडर के ऊपर होते हैं, उसका 30% सरकार को मिलता है। और 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख करोड़ के होते हैं, तो 10 लाख करोड़ का 30% कितना हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद उन पुलों का और उन फ्लाईओवर का, सड़कों का क्या होता हुआ तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, क्योंकि उनकी स्थितियाँ धीरे धीरे, क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं होगा, और क्योंकि मेंटेनेंस में कमीशन नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ रीडेवलपमेंट नहीं होता है, पुनर्निर्माण नहीं होता। हम सीधे निर्माण पर ही जोर देना शुरू करते हैं। और निर्माण भी कहाँ होना चाहिए, खाली राजधानियों में होना चाहिए। यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर करजत के गाँवों में सड़क नहीं है, करजत के आसपास के बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं है। करजत की आश्रमशाला में जाएंगे तो 3 कमरे हैं, 3 कमरों में 7 कक्षाएं एक साथ बैठती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी एक साथ, चौथी, पांचवी एक साथ, छठी, सातवीं एक साथ। 2 या 3 टीचर होते हैं, रोशनी कभी नहीं होती है, बच्चे थोड़ी देर क्लास में होते हैं बाहर। और ये सिर्फ बम्बई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर। और उसी स्कूल के बगल में हमारे बहुत बड़े फिल्म स्टारों के फार्म हाउसेज होते हैं। और कभी आप वहाँ जाएं तो वहाँ की औरतें तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जाकर अपने सिर पर पानी लेकर आती हैं, और इनके स्विमिंग पूल में पानी की कोई कमी नहीं होती है। तो सरकार किसकी है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। सिलेंडर फ्री दिया गया है, लेकिन ये सारी औरतें पूरे करजत इलाके में, आदिवासी इलाके में, ये सारी औरतें सुबह लकड़ी तोड़ती हैं, दोपहर को लकड़ियाँ बेचती हैं, और फिर शाम को जो भी थोड़ा बहुत होता वो लेकर आती हैं, पति के लिए शराब भी और ये सारी चीज़ें। आज भी लकड़ियाँ बीन कर और लकड़ियाँ बेच कर ही उनका काम चलता है, उनका ईंधन का। और ये सारा का सारा, और ये सब आपके महानगर से सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में है। तो उन सारे युवाओं को जिनको बुरा लग रहा, उनसे माफी मांगते हुए मैं अपना वक्त करके 10 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। जयमनी जी का धन्यवाद। किसी ने मतलब किसी कवि ने लिखा है कि यदि धरती पर गीत न होता, मन भारी संगीत न होता, सच कहता हूँ इस दुनिया में कोई किसी का मीत न होता। तो गीत जो है वो मीत बनाने का काम करता है, गीत संगीत। और विनोद दुबे जी यहाँ पर पधारे हैं। कुछ साल पहले विनोद जी ने शौकिया गायन शुरू किया था। उनके गायन में खास किस्म की एक जो है मस्ती है, और ये एक ऐसी पुकार है कि जो दिलों को जोड़ती है। मन से करो विचार, मन का खेल सारा, मन शक्ति मन सहारा, मन का खेल सारा, मन शक्ति मन सहारा। मन जीता जग जीता, मन हारा
सब हारा मन का खेल सारा मन शांति मन सहारा मन चाहे हो तो पाले मन खेल है निराले मन बंधनों से ऊंचा अविरल स्वतंत्र धारा मन का खेल सारा मन शक्ति मन सहारा मन है सुखों की गागर मन दुख भरा ससागर मन ज्ञान सा उजाला अज्ञान सा है तारा मन का खेल सारा मन शक्ति मन सहारा मन जीता जग जीता मन हारा सब हारा मन का खेल सारा मन शक्ति मन सहारा मन का खेल सारा मन शक्ति मन सहारा। मैं कौन हूं तू ये जाने ना, मेरे मैं को पहचाने ना, मेरा मैं मुझसे बलशाली ये जिस्म बिना उसके खाली, दिल ताड़ बनाइए देता है फिर चैन न लेने देता है। मैं ना रह जाता हूँ जाने मैं क्या हो जाता हूँ, बस किंचित सारा तन डोले फिर रक्त शिराओं में खौले, प्रज्वलित करूं तन मन ज्वाला स्व अग्नि घिर सर्व फूंक डाला, जो शेष बचा वह शून्य हुआ न पाप रहा न पुण्य हुआ, बाहर मैं था वह थी माया ज्ञानी ही इसे समझ पाया, मैं भीतर बैठा आत्म है वो ही साचा परमात्मा है इस समय ये है मैं। दिया ताल तलैया बंधु नदिया ताल तलैया बंधु हेतु बागिए अमुराई, याद नाम की बड़ी सताए जब जब चलती गुरुआई। नदिया ताल तलैया बंधु बंधु कोयल मोर गोरैया दूध पिलाती बचवन गैया, कोयल मोर और गौरैया दूध पिलाती बचवन गैया, खन खन बैल गले में घुंघरू शहर सुनावे ना भाई। नदिया ताल तलैया बंधु 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 रे सतकी के मेलन ताजा और नौटंकी का खम नजारा, लड्डू पेड़ा बालू शाही अब वो स्वाद कहाँ पाई। नदिया ताल तलैया बंधु 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 रे बंधु 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 रे। छूट गया गाँव गलियारा, छूट गया गाँव गलियारा,
उड़ती धूल का हसीन नजारा छूट गया है वहाँ शिवारा, टूट गई दुर्गामाई दिया काल तलैया बंधु रे नदिया ताल तलैया बंधु खेतु बागिए अमुराई, याद गांव की बड़ी सताए जब जब चलती पुरवाई, नदिया ताल तलैया बंधु। प्रणाम। आप अजीत घोषाल जी से वाकिफ हैं, बहुत अच्छे, बहुत लोकप्रिय सिंगर। मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपके सामने आए और सुनाएं। मैंने एक स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, माँ के ऊपर ज्यादातर जो गाने हैं वो या तो उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी, या मैं कभी बदलाता नहीं, वो भी बड़ा दुखद सा है। तो मेरा ये था कि माँ तो सेलिब्रेट करने के मतलब देवी माँ का जो प्रारूप हमने देखा है, जिसने हमें जन्म दिया है, उसको हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। वो जो प्यार करती है वो है माँ, आँच तुझ पे आने नहीं देती है वो है माँ, जो घर को घर बनाती है वो है माँ। सिंपल अप्रोच है, जो घर को घर बनाती है। लोरियां गाती है, कहानी सुनाती है, पापा के गुस्से से तुझको बचाती है। लोरियां गाती है, कहानी सुनाती है, पापा के गुस्से से तुझको बचाती है। तू रूठ जाए तो ऐसे मनाती है जैसे परी कोई सपने में आती है। वो जो तुझ पे मरती है वो है माँ, तेरे लिए जो सब कुछ करती है वो है माँ। आँच तुझ पे आने नहीं देती है वो है माँ, जो घर को घर बनाती है वो है माँ। चाहत का झरना है, ईश्वर की रचना है, जीवन का वो सबसे सुंदर सा सपना है। मेरी मम्मी का नाम झरना है, मेरी सबसे प्यारी दीदी उसकी लास्ट ईयर डेथ हो गई, उसका नाम रचना है। जो मेरी मौसी से जिनसे मैंने संगीत सीखा उनका नाम सपना है, और मेरी एक ताई जी है उनका नाम ममता है। तो मेरे लिए ये था कि मुझे इनको ट्रिब्यूट लेके चाहत का झरना है, प्रभु की रचना है, जीवन का वो सबसे सुंदर सा सपना है। रब की वो मूरत है, वो खूबसूरत है, ममता की दौलत है, सबकी जरूरत है। वो जो तुझको गढ़ती है वो है माँ, तेरे लिए जो जग से लड़ती है वो है माँ। आँच तुझ पे आने नहीं देती है वो है माँ, जो घर को घर बनाती है वो है माँ। वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ। और एक प्रसन्न और जन्मा वहीं पे पढ़ाई लिखाई वहीं की, फिर घूमना था यहाँ बैठे, पता नहीं कैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था और बॉटनी में गोल्ड मेडल में मिला था, और फिर स्टेट बैंक में पीओ में सिलेक्शन हो गया, फिर सारेगामापा में आया, वो मैंने 11 बार जीत के छोड़ दिया, फिर मैंने नौकरी भी छोड़ दी। तो मैं पूरा अपने पागलपन के लिए म्यूजिक कर रहा हूँ। तो उसको क्या हुआ, किसी का रात को 12 बजे के करीब उसके घर के नीचे मैं बैठा हुआ एकदम ऑब्वियसली चुपचाप, किसी का फोन आया तो मैंने कहा मैं कॉस्टो प्राणी के घर के नीचे, तो तुरंत कोई हमारे सिविलियन, वो तुम्हारा कोई लगता था क्या,
एक कॉमन होता है ना, वो बड़ा डर गया, वो तुम्हारा कोई लगता था क्या? तो मुझे बड़ा वो लगा कि हम लोग कितने इनसेंसिटिव हैं कि एक बंदा हमारे लिए अपनी जान दे दी उसने। तो उस दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये कॉम्पोजिशन आई थी। ये इसके पहले वाली लिरिक्स मेरी थी, ये सुरेश तिवारी के लिखे हुए कॉम्पोजिशन मेरी। सीमा की रक्षा में रहकर सीने पे गोली खाई है, भारत माँ की सेवा में लगा हर सैनिक वीरा भाई है। जो दे देते हैं प्राण मगर पग पीछे नहीं हटाते हैं, अपना कर्तव्य निभाने को जो मौत से भी लड़ जाते हैं। हम घर में सुख से जी पाए इसलिए जो घर को छोड़ गए, निज मात पिता पत्नी बच्चे सब रिश्तों से मुंह मोड़ गए। अपना हर सुख हर शौक छोड़ जिसने बंदूक उठाई है, भारत माँ की सेवा में लगा हर सैनिक वीरा भाई। उसका बच्चा लगभग 2 साल का था। वो केवल एक सैनिक ही न था, परिवार का मूल सहारा था। एक बूढ़े बाप की लाठी था, एक माँ की आंखों का तारा था, एक नई नवेली दुल्हन के जीवन का हर सिंगार था। अपने छोटे से बच्चे के जीने का कुल आधार था। वो तो जा दे कर हुआ अमर, अपनों की जा पे बन आई है, भारत माँ की सेवा में लगा हर सैनिक वीरा भाई। अमूमन हम गानों को यहाँ में छोड़ देते हैं कि खून से रक्त आया या जय हिंद की सेना, पर हमारे जो दायित्व हैं उनको लेकर हमने आगे ये बनाया। माना हम सीमा पर जाकर बंदूकें चला नहीं सकते, पर अपनी जिम्मेदारी से भी आंखें चुरा नहीं सकते। एहसान तुम्हारा है शहीद हम कभी चुका ना पाएंगे, भारत माता के सपूत हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। जा दे कर माँ की लाज बचाई, देश की शान बढ़ाई है, भारत माँ की सेवा में लगा हर सैनिक मेरा भाई है, हर सैनिक मेरा भाई है, हर सैनिक मेरा भाई। भजन प्रवाह मेरी एक प्रस्तुति होती है जिसमें मैं अमूमन अपने ओरिजिनल वर्जन की प्रस्तुति करता हूँ। परसों उसकी 70वीं प्रस्तुति थी, 70th, तो उसमें हम वहां से हैं तो इसलिए गंगा पे कुछ बनाया था। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे अमृत है गंगा का पानी, मुक्ति है गंगा धार,
अमृत है गंगा का पानी, मुक्ति है गंगा धार। गंगा के जल को पीने से नष्ट हो पाप ताप को विचार। जो इस धारा में डुबकी लगाए भव से हो जाए पार। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे। बड़े भाग्य से देव नदी धरती पर है आई। सुख समृद्धि स्वर्ग का वैभव अपने संग है लाई। मानव जाति पे माँ गंगा के लाखों है उपकार। मानव जाति पे माँ गंगा के लाखों है उपकार। जो इस धारा में डुबकी लगाए भव से हो जाए पार। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे। गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। अच्छी बात यह है कि हम लोग मगध हमारा जन्म स्थान है और असीमा जी भी उसी क्षेत्र से हैं। और एक सुखद संयोग रहा है कि राजधानी पटना में कुछ वक्त तक हम लोगों को मौका मिला थिएटर के समय में एक दूसरे के साथ सीखने का, समझने का। तो सबने अपनी अपनी बातें कही, अपनी अपनी सबने कह ली। एक अमीर खामोश रहे, गर्व पर आया जिसको प्यारा हो क्या अपनी बात कहे। है कोई बात मुहब्बत की तो कर मुझसे। देखे जाते नहीं नफरत के ये मंजर मुझसे। देखे जाते नहीं नफरत के ये मंजर मुझसे। है कोई बात मोहब्बत की तो कर मुझसे। आखिरी में वो पिघल कर ही गया उल्फत में। आखिरी में वो पिघल कर ही गया उल्फत में। लड़ने आया था बड़ा सख्त सिकंदर मुझसे। आखिरी में वो पिघल कर ही गया उल्फत में। आखिरी में वो पिघल कर ही गया उल्फत में। रंग आया था बड़ा सख्त सिकंदर मुझसे। है कोई बात मोहब्बत की तो कर मुझसे। हम अपने आप को अगर पहचान लें, हमारे देश की बात हुई, समाज की बात हुई, जो जिस रूप में जिसकी जो हमसे खुद से बड़ा कोई जज नहीं है कि तुझ में भी वो ही तो जादू है जरा देख कभी। तुझ में भी वो ही तो जादू है जरा देख कभी। पूछ मत क्या है परेशान मेरे अंदर मुझ में। है कोई बात मोहब्बत की तो कर मुझसे। मैं तो खतरा हूँ गले फिर भी लगाऊं उसको। मैं तो कतरा हूँ गले फिर भी लगाऊं उसको। प्यास की बात करे जब भी
समंदर मुझसे प्यास की बात करे जब भी समंदर मुझसे है कोई बात मोहब्बत की तो कर मुझसे। एक शेर और एक चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे बीच एक बड़े ही गजल वो जिन्हें मैं कहता रहा हूँ और बाकी दुनिया भी उन्हें मानती रही है, मदन पाल साहब का ये शेर है। एक बार उनके लिए मैं खास तौर पे मुझे पहले ही उनका नाम देना चाहिए था। हाँ, और बड़ी प्रसिद्ध शेर और उनकी बहुत सारी गजलें मुझे उन्होंने बड़े प्यार से मतलब तोहफा के स्वरूप दिया। उसमें से एक चुनिंदा गजलों में एक गजल मैं पेश कर रहा हूँ। एक शेर और बड़ा प्यारा है, खूबसूरत शेर कि जुस्तजू करता था जब घर में नहीं था मैं ही, जुस्तजू करता था जब घर में नहीं था मैं ही, अब भटकना नहीं होता कभी दर दर मुझसे, है कोई बात मोहब्बत की तो कर मुझसे, देखे जाते नहीं नफरत के ये मंजर मुझसे, है कोई बात मोहब्बत की तो कर मुझसे। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को बंधन है, गज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, तेरी मिट्टी पर ही बाग बनूं, पंछी बनकर उड़ता चहकूं, फसलें बन झूमूं, खेतों में बन फूल बजूं, मंदिर महकूं, तेरा राग गाऊं बन बांसुरिया, तेरा राग गाऊं बन बांसुरिया, जो ओमनाथ अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है, गज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इस मिट्टी पर ही जन्मूं मैं, इस मिट्टी में ही राख बनूं, ना घात करूं मां माटी से, पावन पवित्र हो साथ बनूं, सत सत प्रणाम माटी माई, सत सत प्रणाम माटी माई, तेरे संग अनंत का बंधन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है, गज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है धर्म सनातन भारत का, ऋषियों मुनियों की पुण्य धरा, जो दया अहिंसा सत्य सिखाते, शास्त्र वेद में ज्ञान खरा, पालक यहाँ राम भरत राजा, पालक यहाँ राम भरत राजा, संहारक कृष्ण सुदर्शन है। भारत की मिट्टी चंदन है, इसके कण कण को वंदन है, गज राष्ट्र और भारत वंशिन को आत्मन अभिनंदन है। भारत की मिट्टी चंदन है। नमस्कार। आज यहाँ पर आज के दौर में युवा इस विषय पे गोपनाथ पांडे और हरि मृदुल का आपने वक्तव्य सुना और पुस्तक अंश पेश किया जाने माने अभिनेता शैलेंद्र गौड़ ने, उससे आपको मालूम पड़ा कि क्रांतिकारी सुरेश भट्ट का व्यक्तित्व क्या था। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कह दिया था कि हमारा एक कार्यक्रम 1.5 घंटे का है और अब 1.5 घंटे हो चुके हैं।
इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ असीमा भट्ट जी से कि वो आप सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। आइए असीमा भट्ट जी। मैं थोड़ी सी कुछ मनमानी करना चाह रही हूँ, तो थोड़ी सी छूट मिलेगी। अजित राय जी यहाँ बैठे हैं। मैं इस शख्स के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं धर्मशाला गई थी। वहाँ हमारे देश की बहुत बड़ी पत्रकार रहती है किरण शाही। किरण शाही ने उस दौर में पत्रकारिता शुरू की जब पत्रकारिता में औरतें नहीं आती थी। बहुत नौकरी के नाम पे टीचर बनती थी और वो पत्रकार बनी, बड़े बड़े पूरे पन्ने पे लिखती थी। तो इनकी बात चली, पता नहीं कैसे निकली। उन्होंने कहा कि छोटा सा था वो, अखबार में आता था, छोटी सी कागज पे छोटी सी खबर लेके कि छाप दीजिए। हम छाप देते थे। देखो आज अजित राय कहाँ है, मेरी बात सुनेगा आप? तो वो अजित राय जी से मैं चाहती हूँ कि मेरी बात सुने। और धन्यवाद मैं क्यों करूं, आप करें, प्लीज आइए। इसमें हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार, सबसे वरिष्ठ और पद्मश्री पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने कुछ लिखा है। हम लोग हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में या भारत की पत्रकारिता की दुनिया में पटना के सुरेंद्र किशोर को देवतुल्य मानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस तरह से इतना उम्दा लिखा है कॉमरेड सुरेश भट्ट के बारे में। और कॉमरेड सुरेश भट्ट के बारे में पिछले साल भी मैं बता चुका हूं कि उनसे गया में संजय सहाय के घर पर हमारी अनगिनत मुलाकातें रही हैं। दरअसल आज के समय में जितने भी नौजवान इस देश में काम कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये सारे नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता और किसी भी तरह की सत्ता से डरे हुए बिना ये काम कर रहे हैं नौजवान। मैंने देखा है थिएटर में और सिनेमा में भी देखा है इन हजारों नौजवानों को, और जिनके प्रति मैं सलाम करता हूं कि कॉमरेड सुरेश भट्ट एक जमाने में उनकी प्रेरणा हुआ करते थे। और लेना तो सब लोग जानते हैं, देना जानना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने इतना दिया है मतलब नौजवानों को, और जगह जगह मदद की है। वो एक दौर था जो बीत गया है, लेकिन आज भी लोग काम कर रहे हैं। तो मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। असीमा भट्ट जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं बोलने नहीं आया था, मैं सबको सुनने आया था। संजोग से मैं थोड़ा सा कुछ मुंबई में आने के बाद कुछ अनावश्यक रूप से ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ। मुझे 2 दिन बाद इजिप्ट के लिए निकलना है। उस तैयारी में बीच में आकर मैं आ गया यहाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदी समाज, मैंने अंग्रेजी पत्रकारिता से शुरुआत की थी, लेकिन मेरी माँ ने एक दिन कहा कि जो तुम लिखते हो वो मैं ही नहीं समझ पाती हूँ, तो किसके लिए लिखते हो। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था पटना से, फिर मैं नवभारत टाइम्स में आया। मैंने कहा, उन दिनों किरण शाहीन हमारी एडिटर हुआ करती थी, और मैंने कहा कि आप मुझे अपने यहाँ रख लीजिए, मैं अंग्रेजी में नहीं जाना चाहता। वही काम आज भी मैं कर रहा हूँ कि जो विश्व सिनेमा है और जो दुनिया है उसको मैं अपने हिंदी जनता के पास ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उनके पास नहीं। तो हमारी 55 करोड़ जो पाठक वर्ग है हिंदी का इस समय, उसके लिए काम करने में मुझे गर्व होता है, और उसकी प्रेरणा में कहीं न कहीं कॉमरेड सुरेश भट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया। तो पहली बात तो ये कि जब उनकी मृत्यु हुई थी 4 नवंबर को, और मैंने अपनी मुखाग्नि दी उनको, और मेरे सामने धू करके चिता जल रही थी। कहानी मेरे लिए उसी समय खत्म हो गई थी, यानी मेरे पिता मेरे लिए मर गए, खत्म हो गए। कहीं रहना था तो स्मृतियों में या मेरे डीएनए में। लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके कुछ साथी, पुराने लोग और कुछ पेपरों में जो लिखा गया आने लगा, तो उसने मुझे आंदोलित किया कि ये क्या मामला क्या था। और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, उनके दोस्तों, उनके जानने वाले लोगों से मिलना शुरू किया। उसमें भी उनके दोस्तों की ही मदद मिली कि एक से मिलती थी तो दूसरे का नंबर बता देते, तो उससे मिलो, उससे भी मिलो। 5 साल मुझे लगे। रिसर्च अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार ही जो लेख मिला है सुरेंद्र किशोर जी का जो नाम सुना,
तो हर बार एक नया इंफॉर्मेशन मुझे मेरे पिता के बारे में मिलता है, जो चैप्टर मुझे क्लोज नहीं करने देता। कई लोगों ने कहा कि क्यों मना रहे हो पुण्यतिथि, हर साल कोई मनाता है, मरते हैं, सबके पिता मरते हैं, बंद करो इसको। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रोग्राम को सक्सेस करना है तो सेलिब्रिटी को बुलाओ। अब ये बताइए यहाँ कौन सेलिब्रिटी नहीं है? सभी सेलिब्रिटी है। मनोज जो वहाँ पीछे खड़े हैं, और मनोज बहुत प्रोफेशनल और बड़े आर्टिस्ट हैं, और मैं उनके पास गई कि कवर आप बना दीजिए। इन्होंने 2 मिनट बस कहा बैठिए और बताइए पापा के बारे में। मैंने कुछ बताया और इन्होंने सुनते सुनते बना दिया। और देखिए वो चुपचाप वहां खड़े हैं। तो ये जो लोग हैं, सविता जी हैं, विनोद भाई हैं, ये सारे सेलिब्रिटी हैं। आजम है, उनकी बेगम है, तुली जी हैं, रजिया है, आवा दवे जी हैं, दीपक खेत साहब हैं, अरुणा जी हैं। अरुणा जी की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। उनके अभी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, अरुणा गुप्ता जी, वो चल फिर नहीं पा रही है। अगर वो घुटना भी आपको दिखा है तो आप लोग डर जाएंगे। रीना पर जी है, मैं किस किस का नाम लूं? कोई नाम अगर अजय भाई है, विनीता है, पटना से मेरा रिश्ता है उससे। तो दीप्ति दी वहां पीछे जाके बैठ गई, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो वो है। अरे हमको लोग बोल रहे हैं सेलिब्रिटी बुलाइए, देखिए सेलिब्रिटी। तो एक बार जोरदार